हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चोपड़ा एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। पिछली कक्षाओं में हम जो है वो प्रकृति के मूल बल पढ़ रहे थे। प्रकृति के मूल बलों में मैंने आपको ये बताया था प्रकृति के 4 मूल बल होते हैं। पहला होता है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा मैंने आपको बताया था विद्युत चुम्बकीय बल और तीसरा हम पढ़ रहे थे नाभिकीय बल। अब हम नाभिकीय बल के बारे में बात करते हैं। नाभिकीय बल, देखिए नाभिकीय बल क्या होता है। मैंने आपको बताया था नाभिक के अंदर जो होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर नाभिक बना होता है। नाभिक जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को मिलाकर हम बोलते हैं न्यूक्लियन। तो नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियन होते हैं, न्यूक्लियनों का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियन होते हैं, न्यूक्लियनों के मध्य जो बल लगता है उस बल को हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉनों के मध्य लगने वाले बल को, अर्थात नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के मध्य लगने वाले बल को हम नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाले नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाले बल को नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के मध्य लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं। देखिए, मैंने आपको विद्युत चुम्बकीय बल पढ़ाया था। विद्युत चुम्बकीय बल में मैंने बताया था कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के मध्य, कूलाम ये बोलता है कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, परंतु अगर ये प्रोटॉन और प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित है तो नाभिक में उपस्थित होने के कारण प्रोटॉन और प्रोटॉन के मध्य आकर्षण बल लगता है। सीधी सी बात यह है कि नाभिकीय बल जो होता है वो आकर्षण प्रकृति का होता है। प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य आकर्षण बल लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य भी आकर्षण बल लगता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य भी आकर्षण बल लगता है। अगर अपन कूलाम की बात करें तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य कोई बल नहीं लगेगा, क्योंकि कूलाम के नियम के अनुसार, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के मध्य भी कोई बल नहीं लगेगा, क्योंकि प्रोटॉन पर आवेश होता है परंतु न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता। परंतु यह स्थिति नाभिक के बाहर होती है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य आकर्षण बल लगता है। मतलब ये बल जो होता है वो आकर्षण प्रकृति का होता है। पहली बात, नाभिकीय बल में ये बल आकर्षण प्रकृति का होता है। ये बल आकर्षण प्रकृति का होता है। नाभिकीय बल जो है वो कौन सी प्रकृति का होता है? आकर्षण प्रकृति का होता है। अगली बात, आवेश स्वतंत्र होते हैं। आवेश पर तो निर्भर ही नहीं कर रहे, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य आकर्षण बल लग रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य भी आकर्षण बल लग रहा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य भी आकर्षण बल लग रहा है। मतलब ये आवेश पर निर्भर नहीं करते। तो दूसरी बात, ये बल आवेश स्वतंत्र हो।
आवेश स्वतंत्र होते हैं। ठीक है भाई, आवेश पर निर्भर नहीं करता, आवेश स्वतंत्र होते हैं। दूसरी बात, नाभिक का आकार जो होता है वो 10 की घात माइनस 15 मीटर का होता है। तो इस बल की जो परास होती है वो 10 की घात माइनस 15 मीटर तक की होती है, क्योंकि नाभिक का आकार 10 की घात माइनस 15 मीटर है। तो ये बल जो लगता है वो नाभिक के अंदर लगता है, तो इस बल की जो परास है वो 10 की घात माइनस 15 मीटर है, बहुत कम परास है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल की परास अनंत थी, इस बल की परास क्या है, कम है। तीसरा, ये बल 10 की घात माइनस 15 मीटर की दूरी में कार्यरत रहता है। कार्यरत और सबसे प्रबलतम बल होता है। इस बल की परास कम होती है परंतु प्रबलता सबसे ज्यादा होती है। गुरुत्वाकर्षण बल से भी प्रबल है, विद्युत चुंबकीय बल से भी प्रबल है, और दुर्बल बल जो अगला अपन पढ़ेंगे उससे भी प्रबल है। सबसे प्रबल नाभिकीय बल है ये बल। प्रकृति के अन्य मूल बलों की तुलना में प्रबल होता है। यह बल प्रकृति के अन्य मूल बलों की तुलना में क्या होता है, प्रबल होता है। तो नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के मध्य लगने वाले बल को हम नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिकीय बल आकर्षण प्रकृति का होता है, पूर्णतः आकर्षण प्रकृति होगी, आवेश पर निर्भर नहीं करेगा, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य क्या बल लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है, इसलिए ये आवेश स्वतंत्र है, आवेश पर निर्भर नहीं करेगा। ये बल 10 की घात माइनस 15 मीटर की दूरी में कार्य करता है, क्योंकि जो नाभिक का आकार है वो 10 की घात माइनस 15 मीटर का होता है। और प्रकृति के जो 3 बल हैं, इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल और दुर्बल बल, इन तीनों बलों में सबसे ज्यादा प्रबल बल होता है। तो अगला लास्ट आपका जो बल है वो है दुर्बल बल, उसकी बात करें। चौथा बल है आपका दुर्बल बल। अब दुर्बल बल क्या होता है, इसको समझने के लिए आप समझेंगे पहले रेडिएटिव। ये शब्द आपको समझ में आना चाहिए पहले, तब जाके आप दुर्बल बल को समझ सकते हैं। लेकिन रेडिएटिवता क्या होती है, कुछ तत्व या कुछ नाभिक ऐसे होते हैं जो अस्थायी होते हैं, और किसी भी तत्व या नाभिक की यह प्रकृति होती है कि वो अस्थायी अवस्था में नहीं रहते। कोई भी तत्व या नाभिक जो होता है, अगर कोई तत्व या नाभिक अस्थायी है तो कोई भी तत्व या नाभिक कभी भी अस्थायी अवस्था में नहीं रह पाता। अगर कोई तत्व या नाभिक अस्थायी अवस्था में है तो उसकी ये प्रकृति होती है कि कोई भी तत्व या नाभिक स्वतः ही, कुछ मत करो आप, स्वतः ही ये तत्व या नाभिक अपने स्थायित्व को प्राप्त करेंगे। तो कोई भी तत्व या नाभिक अगर अस्थायी है तो स्वतः ही कुछ कण होते हैं, एक तो है एल्फा कण और एक है बीटा कण। या तो वो एल्फा और बीटा कण का उत्सर्जन करेगा या फिर गामा किरण का उत्सर्जन करेगा, और इन कणों या किरणों का उत्सर्जन करके वो स्थायी नाभिक में परिवर्तित हो जाएगा, स्थायी नाभिक में परिवर्तित हो जाएगा। तो अगर कोई नाभिक अस्थायी है तो वो क्या करेगा, या तो एल्फा कण का उत्सर्जन करेगा या बीटा कण का उत्सर्जन करेगा या फिर गामा किरण का उत्सर्जन करेगा। और एल्फा, बीटा या गामा किरण का उत्सर्जन करने के बाद ये अस्थायी नाभिक किसमें परिवर्तित हो जाएगा, स्थायी नाभिक में परिवर्तित। तो जब कोई
अस्थायी नाभिक अल्फा बीटा कण का या गामा किरण का उत्सर्जन करके स्थायी नाभिक में परिवर्तित होता है, स्वतः ही परिवर्तित होता है, कुछ भी मत करना, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा इसमें, ये स्वतः ही करेगा। अल्फा बीटा कण या गामा किरणों का उत्सर्जन करके ये क्या करेगा, स्थायी नाभिक में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस क्रिया को हम जो है रेडियोएक्टिवता कहते हैं। इस क्रिया को हम रेडियोएक्टिव कहते हैं। जब कोई नाभिक या तत्व अल्फा बीटा गामा किरणों का, अल्फा बीटा कण तथा गामा किरणों का उत्सर्जन करके स्थायी नाभिक में परिवर्तित होता है, स्थायी तत्वों में परिवर्तित होता है, तो इस क्रिया को रेडियोएक्टिव कहते हैं। और ऐसे तत्व को हम रेडियोएक्टिव तत्व कहते हैं। रेडियोएक्टिव तत्व कहते हैं जो अल्फा बीटा कण उत्सर्जित हुए या गामा किरणें उत्सर्जित हुई, इन्हें हम रेडियोएक्टिव विकिरणें कहते हैं। रेडियोएक्टिव विकिरणें कहते हैं। और ये जो क्रिया हो रही है अस्थायी नाभिक का स्थायी नाभिक में परिवर्तन होना, ये जो क्रिया होती है इसे हम क्या बोलते हैं, रेडियोएक्टिवता। रेडियोएक्टिवता। तो रेडियोएक्टिवता के फलस्वरूप आप समझे, रेडियोएक्टिवता के फलस्वरूप अल्फा और बीटा कण जब उत्सर्जित होंगे तो अल्फा बीटा कणों के मध्य जो बल लगता है उस बल को हम दुर्बल बल कहते हैं। ये बल रेडियो एक्टिवता के फलस्वरूप उत्सर्जित ये बल रेडियोएक्टिवता के फलस्वरूप उत्सर्जित अल्फा तथा बीटा कणों के मध्य कार्य करता है। ठीक है भाई, और अल्फा बीटा कणों के मध्य जो बल लगता है उस बल को हम क्या बोलते हैं, दुर्बल बल कहते हैं। पहली बात, लघु परासीय, परास इसकी बहुत कम होती है, लघु परासीय लगभग 10⁻⁻15 मीटर की दूरी में कार्यरत होता है। ठीक है भाई, तो ये जो बल है वो 10⁻⁻15 मीटर की दूरी में कार्यरत होता है। इसकी जो प्रबलता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से तो ज्यादा होती है, परंतु विद्युत चुम्बकीय बल और नाभिकीय बल इन दोनों की तुलना में इसकी प्रबलता कम होती है। तो इस प्रकार से आपके प्रकृति के 4 जो मूल बल थे वो समाप्त होते हैं। अब अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।